नमस्कार। आज गुरुवार और हमारी मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में सबका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने महात्मा फुले के जन्म की बाइसेंटेनरी के बारे में डिस्कस किया था कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और आज हम महिलाएं यहाँ पे बैठे हैं उनके खंबे पे बैठ के, उनकी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार था उसके कारण यहाँ पे बैठ पाए हैं। और अभी भी कितनी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की हमें ज़रूरत है, वो बात कही थी हमारे स्पीकर रिमेवर ने। आज का विषय ऐसे तो बहुत चर्चा हुआ है, पर लास्ट वीक में पूरा हंगामा था। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया था। पार्लियामेंट का जब स्पेशल सेशन बुलाया जाता है तो बड़ी सीरियस मैटर गिनी जाती है। तो स्पेशल सेशन बुलाया गया था महिलाओं के रिजर्वेशन के बारे में। पर महिलाओं का रिजर्वेशन आप बोलेंगे 2023 में तो पास हो गया था, फिर से क्या बात है। आप लोगों को याद होगा कि 2023 में महिलाओं का 33% रिजर्वेशन के साथ वो सेंसस की बात जुड़ गई थी कि जब सेंसस होगा फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। हमने सोचा था 2024 में इम्प्लीमेंटेशन होगा, पर वो नहीं हुआ। 2024 में नहीं हुआ, उसको सेंसस के साथ जोड़ दिया और सेंसस देरी से चल रहा है, वो भी हम सब जानते हैं। गुजरात में तो शुरू हुआ और फिर पंचायती राज के सब इलेक्शन आए तो वो रुका हुआ है। और इसके साथ अभी ये स्पेशल सेशन में ए रिजर्वेशन को लेके 33% रिजर्वेशन को लेके डिलिमिटेशन की बात आई। और डिलिमिटेशन होगा, फिर पार्लियामेंट की सीट बढ़ेगी, फिर महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। तो भाई ये स्पेशल सेशन बुलाने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि डिलिमिटेशन का जो बिल है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये कोई साधारण मतलब ये नहीं था कि चलो 2/3 मेजोरिटी में पास कर लिया और ये कर लिया। काफी लोग एक बात समझ ही नहीं पाए कि उनके पास तो मेजोरिटी थी, कैसे नहीं पास हुआ। पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसलिए उसके लिए जरूरी जो 2/3 मेजोरिटी चाहिए वो एनडीए पास नहीं है। उनको भी पता था कि उनके पास नहीं है। उन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि काफी पार्टीज वहां एब्सेंट रहे पार्लियामेंट में या कुछ गिमिक कर पाए। तो ये पूरा साफ दिख रहा था कि 5 असेंबली स्टेट असेंबली का चुनाव चल रहा है, शायद इसीलिए स्पेशल सेशन और ये महिला का रिजर्वेशन उसके खिलाफ है सब पूरे लोग, और इसके कारण हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। ये बात आई थी। काफी डिस्कशन में मैं सबको बोलती थी कि भाई ठीक है, कानून तो नहीं है, प्रोविजन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, पर ये बड़ी पार्टीज अगर महिलाओं को सचमुच रिजर्वेशन देना चाहती है तो अभी क्यों नहीं दे रहे? कौन रोक रहा है? मुझे नहीं पता भारत देश में कोई ऐसा कानून है कि महिला कैंडिडेट्स को आप 100% खड़ा कर दीजिए। 546 सीट पे खड़ा कर दीजिए ना। अगर आप लोग इतने सीरियस और इतनी आपकी इंटेंसिटी है महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में, ऐसा क्यों नहीं कर रहे? हमारे राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघानी की एक कविता है जिसमें वो बोलते हैं कि एक मालिक है, वो उनके फैक्ट्री में एक मजदूर का हाथ कट गया। वो बोले मैं तो बेटा बहुत देना चाहता हूँ आपको कॉम्पेंसेशन, पर क्या किया जाए, कानून नहीं है। तो ये जो हिपोक्रेसी जो है वो पहले वो टाइम पे मेघानी ने एक्सपोज किया था, आज वही बात ये बिल को भी लागू होती है। तो इसकी डिटेल में तो डॉक्टर नेहाबेन शाह चर्चा करेंगे, पर ये डिस्कस करना क्यों जरूरी है? काफी लोग ये गलतफहमी में है कि ये लोगों ने अपोज किया इसलिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, पर पहले सेंसस अभी डिलिमिटेशन। तो ये दोनों ऑब्स्टेकल को साथ में जोड़ देना ये किसका ये है? ये हम समझेंगे नेहाबेन की बात से। डॉक्टर नेहाबेन शाह आज हमें ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसके बारे में इतना बड़ा हंगामा हुआ, फिर प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली नेशन को एड्रेस किया और सबको डर लगता है क्योंकि कोरोना का जब एड्रेस आया तब से लोगों को डर लगता है कि प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले नोटबंदी का आपको याद होगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर कुछ एड्रेस करते तो अभी सबको डर लगता है कि नेशन को स्पेशली एड्रेस करेंगे तो क्या हमारे पे क्या होगा, मतलब कौन सी बड़ी आफत आएगी, ऐसा डर रहता है। काफी लोगों ने इसको लेके ऑब्जेक्शन भी उठाए कि उनका ये एड्रेस ठीक नहीं था क्योंकि ये चुनाव चल रहे हैं और बहुत सारे, हम वो टेक्निकलिटी में नहीं जाते। पर ये बिल में सचमुच क्या हुआ, ये बिल का सचमुच महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिल पाए उसका क्या वजह है?
ये बात को हम समझेंगे डॉक्टर नेहाबेन शाह के पास से। डॉक्टर नेहाबेन शाह को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये डिटेल में बताने के लिए। थैंक यू मीनाक्षी बेन, थैंक यू वेरी मच। ये आपने मुझे मौका दिया तो कुछ स्टडीज करके थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी बातें जोड़ने का मुझे एक अवसर मिला। वैसे मुझे कुछ नया तो नहीं कहना है, पिछले एक हफ्ते से इसके बारे में इतनी बातें हो रही है और ज्यादातर मतलब जो भी बातें हो रही है मतलब वो साफ दिख रहा है कि इरादा कुछ और था और जो सामने दिखाया गया वो कुछ और था, और उन दोनों के बीच में कुछ मेल नहीं था, और सब कुछ महिलाओं के नाम पे हो रहा था। और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जो राष्ट्र के जोग संदेश में कहा कि महिलाएं गुस्से हैं, तो हाँ, हम गुस्से में हैं, और इसलिए नहीं कि अपोजिशन ने ये बिल पास नहीं होने दिया, इसलिए कि महिलाओं के नाम पे जो झूठ चल रहा है, महिला के सशक्तिकरण के नाम पे जो झूठ चल रहा है और इरादा कुछ और है, तो वो हमें पता चलता है कि नाम महिलाओं के सशक्तिकरण का लिया जाता है और मतलब निशाना कहीं और होता है। तो ये हमें समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल देश की महिलाएं बिल्कुल गुस्से में है। तो मुझे लगा कि चलो, हालांकि मुझे कुछ नई चीज नहीं बतानी, लेकिन फिर भी कलेक्टिवली यहाँ पे उसी बात को हम वापस इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा एक स्ट्रक्चर देके बात करें, ताकि एक एक पर्सपेक्टिव मिले कि ये पूरी चीज क्या है। तो मेरी कोशिश रहेगी एक पर्सपेक्टिव देना, और कुछ नहीं। तो जैसे हम सब जानते हैं कि 16 अप्रैल को अचानक ये सत्र बुलाया गया, खास सत्र बुलाया गया संसद का। तो सबको लगा कि भाई मतलब कितनी बड़ी बात है, और नारी शक्ति वंदना अधिनियम के लिए सत्र बुलाया गया। तो और क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि भाई वैसे तो 23 में ये बिल आ चुका था, तो ये वापस इसके बारे में भी क्या कहना चाहते हैं। थोड़ी उम्मीद भी जगी कि चलो फास्ट ट्रैक पे करके ये पास करवाने की बात है या क्या है। लेकिन 14 अप्रैल तक उसके आजू बाजू हमारे हाथ में कुछ नहीं था। 14 अप्रैल को पहला ड्राफ्ट रात तक पहुंचा, और विडंबना ये थी कि 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती थी, और अंबेडकर जयंती के दिन ही ऐसा बिल आया जहां हमें पता चले कि पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी की धज्जियां उड़ गई। तो ये बहुत खेद की भी बात थी कि जो कोइंसिडेंस हुआ, या पर्पसफुल भी हो सकता है, पता नहीं, बट मान लेते हैं कोइंसिडेंस था, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। और पूरी सत्र में जो भी चर्चा हुई उसमें ज्यादातर चर्चाएं डिलिमिटेशन की जस्टिफिकेशन को लेके ही हुई, या डिलिमिटेशन को विपक्ष ने डिलिमिटेशन को क्रिटिसाइज करते हुए ही कहा। नारी, क्योंकि जो नारी शक्ति जो बिल था वो तो ऑलरेडी सेटल हो चुका था, तो उस पर कोई नई चर्चा, नया डायमेंशन जो बात करने वाला कोई मुद्दा ही नहीं था। तो मैं आज अभी जो बात करूंगी तो उसके 3 पहलू हैं। एक, महिला आरक्षण, उसका थोड़ा इतिहास देख लेते हैं कि किस तरह से हम आज के तबक्के में पहुंचे हैं, आज के स्टेज पे पहुंचे हैं, ताकि जो चर्चाएं, जो डिस्कशन पब्लिक डोमेन में हुए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसका एक हमें अंदाजा आए। दूसरा, सीमांकन की बात, डिलिमिटेशन की बात। और तीसरा, इन सब दोनों को जोड़ के जो ड्रामा चल रहा है, तो मैं ड्रामा ही वर्ड मैं यूज करूंगी, तीसरी बात है वो ड्रामा की बात। तो पहली बात, हम नारी शक्ति की बात करें तो यस, ये दिखता है कि हमें कब से पता है कि भाई रिजर्वेशन जैसा एक प्रोविजन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि विमेन का रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स इतना बढ़ नहीं रहा है। वोटर्स की तरह बहनें बहुत आ रही हैं, मतलब हम पिछले 2 डिकेड से दिख रहे हैं कि बहुत अच्छा एक शिफ्ट है। लेकिन जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की बात आती है, उनका रिप्रेजेंटेशन करने की बात आती है, डिसीजन मेकिंग की बात आती है, वहां पे इतनी औरतें नहीं आ पाती हैं। तो मैंने थोड़े डेटा देखे, तो फर्स्ट लोकसभा असेंबली में 4.4% विमेन का रिप्रेजेंटेशन था, वो करीब रहा है 5-6% के करीब। पहली बार 2009 में 11% के करीब वो पहुंचा, और 2019 के लोकसभा में 14.4% तक पहुंचा, वो अभी तक का हाईएस्ट है। अभी करंट लोकसभा में उसका 13.6% रिप्रेजेंटेशन है।
तो 50% पॉपुलेशन का ऑफ द कंट्री का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में अभी तक 14.4% से आगे नहीं बढ़ पाया है। तो ये हमें आज के डेटा हैं, हमें दिख भी रहे हैं और ये चर्चा बहुत टाइम से चल रही है। तो पहली बार विमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए, ये बात कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट में भी हुई थी, 1946 में भी हुई थी, लेकिन फिर उसको अडॉप्ट नहीं किया गया, वो बात को वहीं पे ड्रॉप किया गया। लेकिन 1974 में पहली बार, मतलब 1973 में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने महिलाओं को लेके एक कमीशन बनाया, महिलाओं के स्टेटस को लेके कमीशन बनाया और उसने 74 में अपना रिपोर्ट दिया जिसका नाम दिया टुवर्ड्स इक्वालिटी, राइट। ये एक लैंडमार्किंग रिपोर्ट था क्योंकि इसमें एक सारे पहलू को जोड़ के, मतलब हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और सोसाइटल नॉर्म्स, ये सारे पहलुओं को जोड़ के एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पहली बार ऐसा बनाया गया कि जहां महिलाओं का क्या स्टेटस है उसका हमें उसमें से काफी कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज आता है। तो उसने उस रिपोर्ट में बहुत क्लियरली लिखा गया था कि भाई सोशियो कल्चरल नॉर्म्स एक सबसे बड़ी हमारा एक फ्रंट है जिसपे लड़ाई सबसे कठिन हो रही है। हम कितने भी प्रावधान कर दें, कितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब प्रोविजंस कर लें, लेकिन जब तक ये सोशियो इकोनॉमिक नॉर्म्स को हम नहीं तोड़ पाएंगे और उससे ऊपर नहीं आ पाएंगे, मतलब औरतों का एक लीडरशिप रोल में आना, डिसीजन मेकिंग रोल में आना मुश्किल हो रहा है। तो पहली बार उन्होंने कहा कि भाई औरतों को हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत है कि जहां पे औरतों की आवाज सुनी जाए, उनको एक जो उनकी एक विजिबिलिटी खड़ी हो और उनके हाथ में एक लीडरशिप आए। और ये कंसिडर करके पहली बार वहां पे विमेन के रिजर्वेशन की बात की गई और उसमें पहली बार बात की गई वो पंचायत को लेके थी कि एक स्टैट्यूटरी एक प्रोविजन हो कि पंचायत में मतलब ग्राम कक्षा पे एक कोटा हो और तब कोटा 15% का रिप्रेजेंटेशन की बात, एक रिकमेंडेशन उस पे दी गई थी और उसको मतलब पहली बार बहुत सीरियसली उस पूरी चीज को लिया गया। अब ये 74 वाला पीरियड भी ऐसा था कि जहां दुनिया भर में, विश्व भर में मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेके बहुत सारी बातें हो रही थी। तो क्योंकि 76 से लेके 85 का जो 10 साल का एक डिकेड का पीरियड है वो यूएन ने डिक्लेयर किया था कि भाई ये मतलब विमेन का डिकेड है। तो पूरे विश्व में उसको लेके बहुत सारे मंच डेवलप हुए, बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई, बहुत सारे इंडिया से और मतलब वैश्विक लेवल पे जहाँ पे इंडियन एनजीओ से लेके इंडियन पॉलिसी मेकर्स को लेके हर किसी ने उसमें हिस्सा लिया, देखा कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या क्या करना चाहिए। तो एक वैश्विक लेवल पे एक डिस्कशन हुआ और उसी टाइम पे ये रिपोर्ट भी आया जिसका रिकमेंडेशन था। तो ये एक पूरा एक माहौल वो 70s और अर्ली 80s के डिकेड में बन रहा था। तो एक ये पूरी चर्चा में मतलब ये भी समझ में लोगों को आने लगा कि भाई जेंडर इश्यू को हम सिर्फ आइसोलेशन में मेन विमेन का इश्यू नहीं की तरह हमें उसको ट्रीट नहीं कर सकते। ये एक इंटरसेक्शनलिटी का इश्यू है, इसमें कास्ट, क्लास, मतलब रिलीजन, मतलब माइनॉरिटीज, ये सारे इश्यूज के इंटरसेक्शन पे महिला खड़ी हैं। तो हमें वो पूरे पहलू में, वो पूरी वो पर्सपेक्टिव से हमें उसको देखना पड़ेगा। तो इसे ये डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में ही 70s, मतलब लेट 70s और अर्ली 70s में विमेन एम्पावरमेंट को पहली बार पब्लिक गुड्स की तरह देखा गया कि अगर हम औरतों को एजुकेशन दे रहे हैं, औरतों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंप्रूव हो रहा है, तो ये एक पब्लिक गुड है क्योंकि उससे उसकी जो एक्सटर्नल पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हैं, उससे जो फायदा होने वाला है वो पूरी समाज को होने वाला है। वो उसका फायदा सिर्फ जो औरत को एजुकेशन मिला है उसके तक लिमिटेड नहीं हो रहने वाला। तो ये पूरा माहौल उस पीरियड में बना। फिर बीजिंग कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसके होते हुए प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन भी डेवलप हुआ और जिसने एक हर कंट्री को एक कंट्री से एक मेंबर कंट्री से कमिटमेंट लिया कि आप उस दिशा में काम करोगे। ये कॉन्टेक्स्ट में पहली बार 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जो 93 में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ
कि जिसके चलते पंचायत में औरतों को 33% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। और उसमें कुछ 20 जैसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य भी थे, कि जिन्होंने अपने राज्य में 50% तक आरक्षण का प्रावधान भी पंचायत के लिए किया। तो ये एक पहली बार मतलब पंचायत में आरक्षण हो सकता है, ये लेके फिर ये बात आई कि भाई अगर पंचायत में आरक्षण हो सकता है तो यही रिप्रेजेंटेशन हमें नेशनल एंड स्टेट लेवल पे भी चाहिए। तो और ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। तो ये बैकग्राउंड में फिर 81st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया 1996 में, जिसमें रिजर्वेशन फॉर विमेन की बात की गई फॉर इन द असेंबली, स्टेट असेंबलीज एंड इन द पार्लियामेंट। और यहाँ पे यही वापस यही डिस्कोर्स में जो पॉलिसी मेकर्स थे और जो महिलाओं के संघर्ष के साथ जुड़े हुए एनजीओ के लोग थे, एकेडमिक्स थे, जो क्योंकि अभी विमेन स्टडीज भी एक अलग डिसिप्लिन उभर के आ रही थी, जहाँ पे बहुत सारी स्टडीज हो रही थी, साइंटिफिक स्टडीज हो रही थी। तो ये सारी चीजों ने मिलके एक अच्छा माहौल बनाया था। तो 96 में पहली बार देवगौड़ा जी की सरकार थी, और देवगौड़ा की सरकार में ये बिल पहली बार मतलब पेश किया गया। और ये मतलब और ये पेशगी की प्रमिला दंडवते जी ने, और जो समाजवादी नेता थी, और उस टाइम पे एक जॉइंट सिलेक्ट कमेटी बनाई गई, जिसमें 30 मेंबर्स थे, जिसमें 14 महिलाएं थी, और उसकी अध्यक्षता दी गई गीता मुखर्जी को, जो भी खुद भी सांसद थी। और इन लोगों ने 96 में दिसंबर में अपना रिपोर्ट पेश किया, और 97 में उसकी चर्चा हुई। और तब बहुत जोरों से गीता मुखर्जी ने संसद में पार्लियामेंट के डिस्कशन में कहा कि भाई कितनी भी बातें हम पिछले एक दशक से कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को लेके महिला बिल पे, महिला आरक्षण के बिल पे जो भी बातें हो रही है वो सुपरफ्लुअस लेवल पे ही हो रही है, उस पर कोई ठोस कोई चर्चा उस पर नहीं हो रही है। तो ये करके पहली बार ये पेश हुआ, लेकिन तब इश्यू आया कि ये अगेन 96 की हम बात कर रहे हैं, ये 96 की बात कर रहे हैं, तो 1991 वाला जो पीरियड था वो भी एक बहुत टर्मोइल वाला पीरियड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रहा। एक तो मांडल कमीशन को लेके एक ओबीसी एक मूवमेंट खड़ी हुई, बाबरी मस्जिद वाली एक मूवमेंट खड़ी हुई, तो एक माइनॉरिटी वाला एस्पेक्ट भी उसमें आया, और उसकी वल्नरेबिलिटी वाला भी बातें भी बाहर आई। तो ये महिला आरक्षण बिल के टाइम पे जो ओबीसी लीडर्स थे, देश के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन उठाया कि ये जो आरक्षण आप बता रहे हो, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके हिसाब से शेड्यूल ट्राइब का एक अलग प्रावधान है उनके पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन ओबीसी विमेन का कोई प्रावधान नहीं है। और मुझे याद है उस टाइम पे बरखा दत्त एक यंग जर्नलिस्ट की तरह थी, और उसने शरद यादव को इंटरव्यू कर रही थी कि आप क्यों, क्योंकि शरद यादव थे जो पार्लियामेंट में मतलब वो वेल में घुस गए थे, और उन्होंने पब्लिकली वो बिल को फाड़ दिया था, और हम सब ने उसको नेशनल टेलीविजन पे देखा था। तो जब बरखा दत्त ने उसको पूछा कि भाई मतलब क्या है उनका पर्सपेक्टिव, आप क्यों ये महिला बिल नहीं चाहते हैं, तो उनका बहुत साफ कहना था कि भाई ये बिल सिर्फ परकटी महिलाओं के लिए नहीं होना चाहिए। जो वो कहना चाहते थे वो कि जो अर्बनाइज्ड विमेन है, जो एजुकेटेड विमेन है, जो मतलब जो इलीट विमेन है, उनके लिए इसका फायदा लिमिटेड नहीं होना चाहिए, ये फायदा ओबीसी विमेन्स के लिए भी होना चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, एक नीतीश कुमार और एक शरद यादव, जिन लोगों ने पार्लियामेंट में ये डिस्कशन में बहुत इसके बारे में बात की। तो नीतीश कुमार ने कुछ फैक्ट पार्लियामेंट में रखी कि भाई संसद में टोटल 39 ही महिला सांसद है, और ये 39 में से सिर्फ 4 ही ओबीसी महिला सांसद है। और नेशनल कमीशन फॉर विमेन, उस टाइम पे जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन था, उसमें कोई भी महिला सभ्य नहीं थी, और बिन आरक्षित सीटों में भी
किसी भी पार्टी ने किसी भी ओबीसी महिला को टिकट नहीं दी थी। मतलब ऑटोमेटिक ओबीसी विमेन को एक रिप्रेजेंटेशन मिले, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तो अगर जो 50% अगर आप महिला का पॉपुलेशन है, तो ये 50% का 60% ओबीसी महिलाएं हैं और उनका कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये बिल के अंदर ये आना चाहिए कि हम 50% मतलब ओबीसी महिला के लिए 33% के अंदर ओबीसी महिला के लिए हम एक प्रोविजन करेंगे। इसी तरह शरद यादव ने भी कहा, और शरद यादव की बातें वैसे बहुत इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा हम बिल का अपोजिशन नहीं है, हम 33% क्या, हम 50% या 55% तक भी महिलाओं को दो, क्योंकि 50% अगर महिला का पॉपुलेशन है तो आरक्षण 50% होना चाहिए। तो हमें उसका भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है समझने की पूना पैक्ट के अंदर जो भी हमने जो भी हमने जिस तरह को हम कास्ट डायनामिक्स को हम समझ रहे हैं, तो वो कास्ट डायनामिक सिर्फ शेड्यूल कास्ट तक लिमिटेड नहीं है, वो ओबीसी को भी लागू पड़ते हैं। तो ओबीसी की महिलाएं भी आप देखोगे तो वो मेहनतकश महिलाएं हैं, वो पत्थर फोड़ती हैं, वो जंगलों से चीजें लाती हैं, वो घास काटती है, राइट, खेतों में काम करती हैं, लेकिन जब उनकी आवाज की बात आती है तो वो चुप हो जाती है, उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। तो आप जो महिलाओं आरक्षण की बात कर रहे हो, वो सितार बजाने वाली महिलाएं हैं, या ओबीसी महिलाएं हैं वो जंगलों में जाके गाने वाली महिलाएं हैं। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें मिटाना चाहिए। तो पहली बार जैसे लगा कि कोई अम्बेडकराइट पर्सपेक्टिव से कोई महिला आरक्षण की बात कर रहा था, और वो मतलब वो सही तरीका, मतलब एक सही एक पर्सपेक्टिव था कि वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ मैन एंड विमेन वाली बात नहीं होती है, उसमें भी जो मल्टीपल जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो वाली बात उसमें है। फिर यही बात थी कि जिसकी वजह से मतलब ओबीसी की ही रिजर्वेशन और सब कोटा के डिमांड की वजह से ही ये जो 81st अमेंडमेंट था वो नहीं पारित नहीं हो पाया, और जो लोकसभा थी वो विसर्जित हो गई, तो उसके साथ ये बिल भी चला गया। और उसके बाद जो भी प्रयत्न हुए 96 से लेके 2009 तक, तो वो भी मतलब वो देवगौड़ा के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, आई के गुजराल की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, हर सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाए, और ये ओबीसी लीडर्स ने उनको ओबीसी की सब कोटा की एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आई, और वो डिमांड की वजह से वो बिल आगे नहीं बढ़ पाया। और जो भी रिविजन उसमें हुए, उसमें ओबीसी की बात तभी भी नहीं आई थी, अभी भी नहीं है, तो वो बात फिर भी नहीं आ पाई। और ये ध्यान रहे कि ये पूरा पीरियड था 90s, लेट 90s और अर्ली 2000 का, जब ये सारी सरकारें कोएलिशन गवर्नमेंट्स थी। मतलब अगर एक मेंबर उनका नाम बोल रहा है तो वो ये रिस्क नहीं लेते कि भाई उसके अगेंस्ट में जाके हम कुछ भी करें, क्योंकि नहीं तो वो गवर्नमेंट ही गिर जाती। तो ये कोएलिशन गवर्नमेंट वाली बात थी। अब 96-97 की ये डेवलपमेंट से लेके हम सीधा 2009 में जब वापस ये डिस्कशन शुरू हुआ तब तक आते हैं, तो वो पूरे पीरियड में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए जहां पे महिलाएं एक्टिवली इन्वॉल्व थी इन रेजिस्टेंस मूवमेंट, in policy framing, in now women's participation in economy was also growing, women का education भी बढ़ रहा था, और उसके साथ साथ साचार कमेटी का रिपोर्ट आया जिसमें मुस्लिम महिला की बारे में भी बात की गई। 2002 में जो के राइट्स में जो महिलाओं के साथ हुआ, तो माइनॉरिटी में महिलाओं की क्या परिस्थिति है वो भी हमें उससे पता चला। और साथ साथ थोड़े एम्पावरिंग एक्ट भी आए, जैसे 97 में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाला, मतलब फेमस भंवरी देवी वाला जो था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, और सेक्सुअल हरेसमेंट वाला केस भी आया, तो एक ये एम्पावरमेंट वाली बात भी थी। साथ में डोमेस्टिक वायलेंस वाला भी एक एक्ट आया। तो दोनों तरफ से चीजें हो रही थी, एक तरफ एक विमेन मूवमेंट हो रही थी जहां से एक माहौल बन रहा था, जो विमेन एम्पावरमेंट वाला माहौल बन रहा था, और दूसरी तरफ विमेन की वल्नरेबिलिटी क्या है, मतलब डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस क्या है, वो भी हमें दिख रहा था। तो ये सारे माहौल में 2008
सीट में एक नया बिल आया, 108th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, और वही बात थी, 33% आरक्षण वाली बात थी, और 30 मेंबर्स की एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई। जयति नटराजन ने उसको लीड किया, और 2009 में ये बिल को पेश किया गया। और तो पूरे लैंग्वेज में ये मतलब एक हमें फर्क दिखता है कि पहले जो था वो एक सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट वाली बात, कि महिलाओं को एक आरक्षण दो, महिलाओं का एक रिप्रेजेंटेशन दो वाली बात, लेकिन अब महिलाओं की आरक्षण की क्यों जरूरत है, क्या इंटरसेक्शनल वल्नरेबिलिटी क्या है, ये वाला एक पर्सपेक्टिव भी पूरे ड्राफ्ट ऑफ रिपोर्ट में भी आना शुरू हुआ। तो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन ये जयति नटराजन की कमेटी के थे कि जो 15% का जो रिजर्वेशन वाली बात जो पहले 81st अमेंडमेंट में दी गई थी, और 15 साल की जो की थी उसको रिमूव करो, और एक लॉन्ग टर्म एक पर्सपेक्टिव के लिए महिला आरक्षण होना चाहिए, ये उसका रिकमेंडेशन था। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, इन सबके लिए आरक्षण की एक मतलब डिमांड थी। और ओबीसी के लिए 1/3 आरक्षण में से जनगण के हिसाब से उनको दिया जाए, ये वाली बात थी। लेकिन फिर भी ये मतलब ये पूरी बातें ये कमिटी में, स्टैंडिंग कमिटी ने अपने रिपोर्ट में कही, और सबकी मतलब एक थी कि भाई ओबीसी का कोटा होना चाहिए, और वेरियस वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनका भी एक कोटा होना चाहिए, और अब ये बहुत समय से पेंडिंग चल रही है बात, तो अब उसका इमीडिएट उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लेकिन फिर भी मतलब ये कमिटी के रिकमेंडेशन के बावजूद एक मत नहीं हो पाया, और वापस ये बिल राज्यसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में तो उसकी चर्चा हो गई, लेकिन राज्यसभा में भी ये था कि भाई अभी ओबीसी वाली बात नहीं करते, एक बार बिल पास हो जाने दो, फिर हम उसमें अमेंडमेंट करते लाएंगे, और आगे जो है उसको देखते जाएंगे। तो जो पहले जो शरद यादव या नीतीश कुमार की जो बातें थी, जो इतने बड़े पैमाने पे जिन्होंने पिछले 10 साल पहले जो चर्चाएं लगाई थी, वो बातों का कोई डिस्कशन अब की बार नहीं हुआ, और अल्टीमेटली जब ये लोकसभा में आया तब तक लोकसभा बर्खास्त होने को आई, और ये पूरा बिल वापस चला गया। अब पहली बार ये सारी चर्चाओं के बाद 2023 की बात आती है, जब वापस 2010 के बाद वापस ये पार्लियामेंट तक ये बिल पहुंचता है, और इतने सालों में मतलब पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसी परिस्थिति थी कि अभी गठबंधन की सरकार नहीं थी, कोalition गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट के पास क्लियर मेजॉरिटी थी, तो अगर गवर्नमेंट चाहती तो उसको वहां पे बिल्कुल पास कर सकती थी। तो ये आया विमेंस रिजर्वेशन बिल, जिसको नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अभियान। तो वापस उसमें बंधन एक शब्द ऐड करके वापस एक देवी के एक आराध्य स्थान पे रखने वाली एक मेंटालिटी तो आ ही गई, बट खैर इसकी चर्चा में अभी नहीं जाते हैं, बट नारी शक्ति पे ही फोकस करें तो यस, ये उसमें ये वापस ये आया गया, और 28 सितंबर को ये लोकसभा में पास हो गया, 21 सितंबर को ये राज्यसभा में पास हो गया, 28 सितंबर को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उस पर साइन भी कर दिया। तो मतलब ये बिल अब एक्ट बन गया था, राइट। लेकिन फिर ये कहा गया कि भाई ये एक्ट तो बन गया, लेकिन उसको जब उसका इम्प्लीमेंटेशन जब होगा, जब ये नई सेंसस जो मीनाक्षी बहन ने कहा कि नई सेंसस गिनती होगी, वस्ती जनगणना होगी, उसके साथ हम उसको लिंक करेंगे, और उसके आधार पे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब 23 में पास हुआ, मतलब 24 की लोकसभा की जो मतलब जो इलेक्शन होने वाला था उसमें विमेन को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला था, मतलब ये साफ, और मतलब देना नहीं चाहते थे कोई, क्योंकि ये दोनों चीजों का, बस्ती गणतरी और विमेन रिजर्वेशन का वैसे कोई लेना देना नहीं है। जो भी मौजूदा सीट है उसमें 33% विमेन को आप अकोमोडेट कर ही सकते हो, राइट, और वही बिल का कहना था, लेकिन ये एक जबरदस्ती का एक प्रावधान उसमें ऐड किया गया। तो शायद ये
मेरे मेरे नॉलेज में तो शायद ये पहला एक्ट ऐसा होगा कि जो पास होते ही इमीडिएटली डॉर्मेंट स्टेज में चला गया। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आगामी 5-6 साल तक बंद हो गया कि भाई अब है एक्ट है लेकिन उसका कोई वजूद नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज। दूसरा बहुत बड़ा चेंज कि जब ये 2023 में जब ये बातें हुई, 2009 में जब बातें हो रही थी तो हम इंटरसेक्शनलिटी की बात कर रहे थे, मल्टी डिप्राइवेशन की बात कर रहे थे, लेकिन जब 2023 में जब ये बातें आई, डिस्कशन हुआ, तो रूलिंग पार्टी और उसकी जो सपोर्टिंग पार्टी थी तो वो मातृशक्ति, मातृवंदना, नारी शक्ति वंदना, ये सारी चीजों पे मतलब बंधन वाली चीजों पे ज्यादा एम्फेसाइज करके मतलब एज अ ट्रिब्यूट टू विमेन हमें ये उनको ये देना चाहिए। तो ये मतलब वापस वो ट्रेडिशनल जो रोल है विमेन का उसको वापस एम्फेसाइज किया गया। और पिछले जो 5 दशक की जो एक प्रोग्रेसिव एक समझ डेवलप हुई थी समाज में, वो वापस साइडलाइन पे हो गई। और वापस 2026 में जो अभी जिसके लिए हम बांटे हैं, तो ये एक 131st अमेंडमेंट के तौर पे ये बिल आया और हम सब जानते हैं उसमें मेनली 3 इम्पोर्टेंट चीजें आई कि जो एक था कि पार्लियामेंट को पार्लियामेंट जो आर्टिकल 82 था जिसके हिसाब से डिलिमिटेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज होती थी, तो अब ये एक्सरसाइज अब पार्लियामेंट करेगी। और 2011 में इसके बारे में वापस जब मैं डिलिमिटेशन के बारे में मतलब दूसरा एस्पेक्ट जो इसके बारे में बात करूंगी तो मैं बात करूंगी। और 2011 को बेस माना गया कि 2011 के सेंसस में बात करेंगे। 23 में उसको डॉर्मेंट स्टेज में लाया था कि नया सेंसस होगा और उसके हिसाब से वो जनगणना के हिसाब से हम बिल लागू करेंगे। लेकिन 26 में जो एकदम हड़बड़ी में जो मीटिंग बुलाई गई, तो ये इसलिए बुलाई गई कि भाई अब बहुत डिले हो गया, अब हम इसमें महिला के अधिकारों को हम बहुत ज्यादा अवॉइड नहीं कर सकते, तो हम चलो 2011 के हिसाब से ही हम गिनती करते हैं और 2011 के हिसाब से जो गिनती होगी उस हिसाब से हम महिलाओं को दे देंगे। लेकिन उसके साथ हम उन्होंने जोड़ दिया डिलिमिटेशन बिल। तो डिलिमिटेशन मतलब 50% हम सीट बढ़ा देते हैं और यूनियन टेरिटरी लॉज में भी जो अमेंडमेंट है उसको भी हम लागू कर लेते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनका जो भी शेयर बनता है उस हिसाब से डिलिमिटेशन करके हम फिर बिल लागू करेंगे। तो पूरा फोकस अभी नारी शक्ति वंदना अधिनियम से हटके पूरा फोकस आ गया अभी डिलिमिटेशन पे। तो थोड़ी डिलिमिटेशन की बात भी कर लेते हैं। हालांकि दोनों बात मेरे हिसाब से जुड़नी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब आ ही गई है बात तो हम उसकी बात कर लेते हैं। दोनों चीजें इंडिपेंडेंट है फिर भी कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन की 82 आर्टिकल के हिसाब से एवरी 10 ईयर्स हर वस्ती गणतरी के हिसाब से डिलिमिटेशन होना चाहिए। तो और उस हिसाब से क्योंकि बस्ती चेंज होती है, पॉपुलेशन चेंज होता है, तो उनका ये उसको बैलेंस करने की एक प्रक्रिया हमेशा होनी चाहिए। तो क्योंकि हर किसी को एक समान अधिकार मिले, ये एक बेसिक आर्ग्यूमेंट था। तो बेसिक मतलब प्रिंसिपल ये था कि एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य, राइट, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। मतलब अगर 100 की लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और 100 लोग वोट कर रहे हैं तो एक इंसान का वैल्यू हुआ 1/100। लेकिन अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 200 की है तो उसकी वैल्यू हुई 1/200। तो दोनों की वैल्यू इन वोट उसका इंपॉर्टेंस अलग हो जाता है अगर पॉपुलेशन का कंपोजिशन अलग अलग है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये विजुअलाइज किया गया कि भाई हर किसी के वोट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो अगर पॉपुलेशन चेंज होता है तो उस हिसाब से आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से 2015 51 61 71 में जब भी जनगणनाएं हुई, सेंसस हुआ, तो 52 62 72 में डिलिमिटेशन की प्रोसेस भी हुई। और लेकिन जब 70 उसके बाद जब 1976 में एक बड़ी चीज हुई। एक तो उस टाइम पे इमरजेंसी चल रही थी और ये अब दिखने लगा था कि भाई साउथ के स्टेट्स हैं वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल की बहुत ही काबिले तारीफ उसकी परफॉर्मेंस है और पॉपुलेशन कंट्रोल होना शुरू हो गया है, वेरएज ये चीज हमें नॉर्थ में नहीं दिख रही है।
तो अब आप अगर एक वोट एक वैल्यू वाला प्रिंसिपल लेके चलोगे तो और उस हिसाब से डिलिमिटेशन करोगे तो संसद में सदर्न स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन रिलेटिवली कम हो जाएगा और नदर्न स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन मतलब हिंदी बेल्ट का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। तो ये एक और इंटरसेक्शनलिटी है कि हम सिर्फ कास्ट क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हम लिंग्विस्टिक डिवाइड की भी बात कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ डिवाइड की भी बात कर रहे हैं और वो बात भी मतलब इम्पोर्टेंट थी। तो अब पूरा फोकस आया कि भाई अभी जो भी डिलिमिटेशन 71 के हिसाब से 72 में हुआ है उसको हम फ्रीज करते हैं। इन द कमिंग 25 साल तक हम उसको नहीं छेड़ेंगे और शायद उस टाइम पे 25 साल का लिमिट इसलिए रखा था शायद कि ये एक आशा थी कि भाई 25 साल में जो रिजल्ट साउथ सदर्न स्टेट्स में दिखाए हैं वही रिजल्ट्स बाकी के स्टेट्स में भी दिखेंगे, तो वापस ये पॉपुलेशन ग्रोथ का जो इम्बैलेंस हमें दिख रहा है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाए। तो ये किया गया। लेकिन जब वापस 2002 में जब ये इसके 25 साल की लिमिट खत्म हुई, ये फ्रीज जो लिमिट थी वो खत्म हुई तब आई, तो पता चला कि ये डिवाइड पॉपुलेशन डिवाइड तो और बढ़ गया है कम होने की जगह। तो वापस वही नॉर्थ साउथ वाली बातें उभर के सामने आई और 25 साल तक उसको फ्रीज कर दिया गया कि भाई 2026 तक हम इसको नहीं छेड़ेंगे और 26 के बाद जो भी वस्तीकरण मतलब जो सेंसस होगी, जो जनगणना होगी, उसके हिसाब से हम डिलिमिटेशन डिसाइड करेंगे। इस तरह से 26 का एक इंपॉर्टेंस आता है पूरी चीज में। सो अभी तक ये डिलिमिटेशन जो 76 में जो फ्रीज हुआ था उस हिसाब से हुआ। 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन बना और वो कमीशन में जो विधानसभा के अंदर जो भी चेंजेस करने थे वो हुआ। संसद में चेंजेस नहीं हुआ, विधानसभा के अंदर के चेंजेस हुए। तो अब हम इस स्टेज पे आके खड़े हैं कि हमारे पास दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। एक तरफ 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू वाला प्रिंसिपल है और दूसरा प्रिंसिपल है हमारे पास फेयरनेस का कि भाई किसी ने परफॉर्म अच्छा किया, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया, तो उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे कम हो। तो ये दो प्रिंसिपल्स के बीच में जो ट्रेड ऑफ खड़ा होता है उसके बीच में अभी हम फंसे हैं। तो आज की तारीख के हिसाब में देखने जाएं तो इम्बैलेंस ये है 1 वोट 1 वैल्यू वाली देखें तो तमिलनाडु में एक एमपी 18 लाख की पॉपुलेशन को वोटर्स को रिप्रेजेंट करता है, वेयर यूपी में एक एमपी 25 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो वो इम्बैलेंस तो वहां पे है। और दूसरी तरफ देखें तो अगर हम नई पॉपुलेशन के हिसाब से अगर डिलिमिटेशन करते हैं तो तमिलनाडु की जो सीट अभी 39 सीट्स हैं वो घट के 31 हो जाएगी और यूपी की सीट जो अभी 80 है वो बढ़ के 90 हो जाएगी। तो ये हमें ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने अच्छा एक टेबल बना के दिया था। तो ये हमें पता मतलब उससे हमें पता चलता है कि ये सीरियस एक दुविधा की सिचुएशन में हम आके खड़े हैं और उसमें ये दुविधा को सुलझाने की जगह जो भी 26 में अभी जो नवंबर में जो भी डिस्कशन हुआ तो कोई तर्क के बिना 550 सीट से बढ़ा के 850 कर दी। शायद सिंपल तर्क ये था कि हर साल 10% का पॉपुलेशन ग्रोथ हो, 5 डिकेड से कुछ अपडेट नहीं हुआ है तो 5 डिकेड का 50% मान के कर लो और कोई लॉजिक हमें समझाया नहीं गया, ये तो हम मानते हैं कि ऐसा कुछ लॉजिक हो सकता है, राइट। और सबसे बड़ा इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो प्रस्ताव किया गया जो बहुत डेंजरस है कि अभी तक था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मतलब हर जो पॉपुलेशन मतलब जो सेंसस होगा उसमें ऑटोमेटिक उसके बेस पे डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा और वो डिलिमिटेशन करेगा। अब यहाँ पे जो प्रस्ताव दिया गया उसमें कहा गया कि भाई ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि पार्लियामेंट कौन से सेंसस को हमें बेस लिखकर बनाना है और पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कब ये बेस बना के डिलिमिटेशन करना है। तो ये हर सेंसस के साथ जोड़ी गई जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान थी उसको हटा के ये पूरा मतलब राइट अभी पार्लियामेंट को दिया गया। तो ये एक थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है।
और उसमें कौन सा सेंसस आप ध्यान में लोगे वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, तो ये एक थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बात। इसका मतलब ये हुआ कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करने के लिए जो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जिसकी वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया, तो अगर ये प्रोविजन आप ले आते हो, तो अगर पार्लियामेंट के हाथ में सत्ता आती है और पार्लियामेंट कहता है कि भाई हम तो 2011 के सेंसस के हिसाब से ही करेंगे, हालांकि नया सेंसस आ भी जाता है, उसके रिजल्ट आ भी जाते हैं, और उनकी पार्टी की मेजोरिटी है, तो वो बिल पास हो जाता है, राइट। उसके लिए उनको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं रहेगी। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है तो जरूरत रहेगी, लेकिन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई कर दिया, ये प्रोविजन ले आए, तो उनकी जरूरत नहीं रहेगी। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक वाली बात है, और हम सब ने देखा है कि किस तरह से ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की उसको बदलेगा। और अमित शाह ने आके लास्ट मिनट पे ये कहा भी कि आप मुझे 1 घंटा दो, तो मैं जाके नया बिल बना के लेके आता हूँ, और जिसमें हर किसी को हम फ्लैट 50% का बढ़ोतरी आए उस हिसाब से हम गिनेंगे, 856 का कैलकुलेशन हम उस हिसाब से करेंगे। लेकिन ये कोई रिटर्न गारंटी नहीं थी, जो ऑब्वियसली जिसके बेस पे अपोजिशन नहीं मानी। तो जो मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पूरी चीज में है, तो एक तो सबसे बड़ा डिलिमिटेशन एंड महिला रिजर्वेशन, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। इन दोनों को जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, और अगर आप जोड़ते हो तो मतलब इसका मतलब इरादा बिल्कुल साफ है कि आप विमेन रिजर्वेशन को एक इंडिपेंडेंट इश्यू नहीं मानते हो, और वो एक अधिकार को कहीं कहीं किसी किसी की तरह से आप जोड़ते हो। कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये सीट डिलिमिटेशन करके सीट बढ़ाने का मतलब ये है कि आप अगर अभी के 553 सीट्स के अंदर अगर आप विमेन को रिजर्वेशन देते हो, 33% देते हो, तो आपको एग्जिस्टिंग जो आपके मेल कैंडिडेट्स हैं, आपके जो बाहुबलीज हैं, उनको आपको साइड पे करके विमेन को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वो आप नहीं करना चाहते हैं, और इसके लिए आप पूरी संख्या ही बढ़ा दो ताकि वो भी रहे और नई औरतें भी आ जाए बिल में। तो ये जो रवैया है वो भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसमें आप एक जैसे एक सेकंड हैंड एक बेनिफिट विमेन को दे रहे हो, इस तरह का एक नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द करंट मेल मेंबर्स, बट मतलब तो ये एक तरीका भी मतलब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। डिलिमिटेशन जो 26-27 में शायद अभी शुरू हुआ है, 27 तक या शायद खत्म होगा, तो उसके बेस पे करने की जगह वापस 2011 का बेस बनाने की जल्दबाजी क्यों हुई, ये इसका भी कोई लॉजिकल रीजन हमें नहीं मिलता है। रोटेशन मैकेनिज्म क्या होगा? अभी तो हर इलेक्शन में मतलब सीट्स रोटेट होगी, ये वाला प्रोविजन उन्होंने बताया है। तो उसमें भी ऑपोजिशन का ये एक बहुत वैलिड एक आर्ग्यूमेंट था कि भाई इसकी वजह से तो मतलब कोई किसी का एक जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स और एक एम्पावरिंग जो एम्पावर करेगा विमेन को, वो वाला कमिटमेंट डेवलप ही नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि 5 साल के बाद उसको वापस ये सीट नहीं मिलने वाली। तो इसको भी नए जरिए से देखा जाए। और ये भी एक था कि भाई इतनी सीरियस बात है, तो ये एक सीधा आप 50% बढ़ा रहे हो, 850 सीट बढ़ा रहे हो, उसमें आप और पूरा डिलिमिट करोगे, तो जो जेरीमेंडरिंग होगी तो ये इतने बड़े स्केल पे होगी कि शायद आप ये स्केल की वजह से अब हम समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ पे कैसे क्या जेरीमेंडरिंग हो गई, राइट। तो ये शायद मतलब ये पूरी चीज को एक छुपाने का, ढकने का तो तरीका नहीं है। तो ये भी एक लोगों का एक कंसर्न है। और दूसरा एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि ये जो सारी बातें हो रही है सीट बढ़ाने की, वो लोकसभा की हो रही है, राज्यसभा के बारे में कोई बात नहीं है। मतलब अभी जो लोकसभा राज्यसभा की सीट का मतलब कंपोजिशन है, वो 2.2 लोकसभा वर्सेस 1 राज्यसभा का है, वो बदल के 3.3 लोकसभा टू 1 लोकसभा हो जाएगा। मतलब अगर राज्यसभा में का प्रपोर्शन कम है, तो मतलब पॉपुलेशन विल डोमिनेट, राइट। जो स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर पॉपुलेशन का डोमिनेट होगा, और वो जो एक बैलेंसिंग एक्ट का काम जो राज्यसभा का डिस्कशन करता है, उसका वजूद रिलेटिवली कम होने के चांसेस है। तो ये सारी कंसर्न
सीरियस नोट पे हैं, और इसको एड्रेस करने के जगह हमें जो ड्रामा दिख रहा है, थर्ड पार्ट जो ड्रामा दिख रहा है कि भाई क्यों विमेन रिजर्वेशन की बात, क्योंकि आपका पूरा मुद्दा था डिलिमिटेशन का पूरा मुद्दा था नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने का, तो क्यों आप विमेन रिजर्वेशन की बात करते हो। तो दो चीजें मुझे लग रही है, एक तो आज की तारीख में नारी शक्ति की बातें करना और उसके साथ सारी चीजों को जोड़ना शायद थोड़ा आसान हो जाता है, तो वो एक मीठा का काम करती है कि जिसके अंदर आप कुछ भी छुपा के खिला दो तो चल जाएगा, क्योंकि हम पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि भाई हाँ, विमेन एस्पिरेशंस हैव इम्प्रूव्ड, एजुकेशन हैज इम्प्रूव्ड, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ वोटर्स हैज इम्प्रूव्ड। तो अगर आप उनकी वोटिंग मतलब उनके पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करोगे तो वो ज्यादा अच्छे से बिकेगी बात। दूसरा प्रॉब्लम आता है टाइमिंग का, कि अचानक क्यों बुलाया, तो जैसे मतलब मेरी भी यही समझ है, मुझे कोई ज्यादा उसमें समझ नहीं है, लेकिन मुझे भी यही दिख रहा है कि मिडिल ऑफ तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल इलेक्शन कुड बी द रीजन, एंड स्पेशली उसमें भी वेस्ट बंगाल, क्योंकि तमिलनाडु में तो बीजेपी के चांसेस बहुत ज्यादा दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को हराना और विमेन कार्ड ही शायद वहां पे काम कर सकता है, तो वो एक रीजन हो सकता है कि भाई वेस्ट बंगाल में वोटिंग हो उससे पहले आप ये बिल को लेके आओ। और तो प्रोबेबली ये एक रीजन हो सकता है उसके पीछे का, अदरवाइज उनके दिमाग में क्या है वो तो हम नहीं समझ पाएंगे, कभी जान नहीं पाएंगे, लेकिन ये एक रीजन दिख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। पता था कि ये 2/3 मेजोरिटी नहीं होने वाली, फिर भी ये बिल आया, तो चित भी मेरी पट भी मेरी जैसी बात थी, क्योंकि अगर वो पास हो जाता है तो डिलिमिटेशन हो जाता है, तो वो आपके हित में जाएगा, नहीं होगा तो आपको एक कार्ड मिल जाता है जिसकी वजह से आप अपोजिशन को क्रिटिसाइज करो कि अपोजिशन की वजह से ये विमेन्स को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। एंड एग्जैक्टली वही चीज प्राइम मिनिस्टर ने टेलीविजन पे आके, नेशनल टेलीविजन पे आके कही कि जैसे पूरी चीज में से बाकी के सारे एस्पेक्ट हटा दिए और सिर्फ फोकस हुआ कि भाई ऑपोजिशन कितना मतलब रिग्रेसिव है, कितना एंटी विमेन है, कोई काम नहीं होने दे रहा, जिसकी वजह से देश की प्रगति नहीं हो रही। सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्पीच की तरह ये पूरी बात हमारे सामने आई। तो ओबीसी कोटा के बारे में इतने सालों तक जो बात हुई, जिसकी वजह से इतना डिले हुआ, उसकी कोई बात नहीं हुई। और हम देख रहे हैं कि बीजेपी मतलब प्राइम मिनिस्टर भी आए और अभी पिछले एक हफ्ते से बीजेपी के वर्कर भी यही सारी चीजों को लेके रोड्स पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक ओपिनियन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसका स्टेटस है। विमेन को अगर हमें इम्पोर्टेंस देना था तो ये लिंक करने का कोई मतलब नहीं था। विमेन अगर इम्पोर्टेंट होती तो प्रोबेबली बहुत सारे पिछले 10-12 सालों के इंसिडेंसेस है जहां पे विमेन इश्यूज पे रूलिंग पार्टी ने कुछ नहीं बोला, मतलब वो सेक्सुअल हरेसमेंट वाली बात हो या मतलब खुद भी जाके मतलब वेस्ट बंगाल में जाके कैट कॉलिंग करने वाली बात हो, या मतलब हमारे रेसलर्स की बात हो, या मणिपुर के राइट्स की बात हो, या बहुत सारे इश्यूज ऐसे हुए हैं जिसमें ये रूलिंग पार्टी ने मौन रहना पसंद किया है। तो ये सिचुएशन में जब जाके मतलब वो विमेन राइट्स के चैंपियनशिप की बात करते हैं तो वो थोड़ा हजम होना मुश्किल ही लग रहा है, और ये पूरी चीज को हम ये कॉन्टैक्ट्स के अलावा नहीं देख सकते। सो दैट्स ऑल। थैंक यू।